कंपटीशन आई तब मेरा टीम में नाम ही नहीं था, पर फिर भी ऐसा मन नहीं था मेरा हॉकी छोड़ने का, क्योंकि अलग सा ही लगाव हो गया था हॉकी से। अभी तो इंडिया का है तो कुछ करना ही पड़ेगा। वर्ल्ड लेवल पे मैं सिल्वर ला सकती हूँ। और मैंने सुना था कि आपको गेम के दौरान इंजरी हुई थी और आपने उसमें भी सिल्वर लाए थे शायद। 1500 के एकदम 5 मीटर बचा होगा तब फिनिशिंग लाइन का, तब मैं गिर गई और मैं देख रही हूँ सब भाग रहे हैं, मैं क्यों बैठी हूँ। फिर उठी, फिर जितना दम था सब लगाया और तब लकीली गोल्ड आ गया मेरा। उसमें गोल्ड लाए थे? हाँ। हेलो लक्षिता, वेलकम टू अनकॉमन। और आपने जो अभी रिसेंटली जो सक्सेस हासिल की है अपनी गेम में 800 मीटर्स और 1500 मीटर जो स्प्रिंट में, तो वो जो गेम थी आपकी एशियन गेम चैम्पियनशिप और आपने सिल्वर मेडल लाए थे आप, तो कैसा लग रहा है इस एज में जब आपको इतना ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है लोगों से, अपनी सिटी से, और जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो वहाँ पर भी लोग अब आपको बहुत ज़्यादा जानने लगे आपकी गेम की वजह से। तो जब मैं 19 साल का था तब मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे क्या पढ़ना है, और इस एज में आप इतनी सारी कंट्रीज़ जाके आए हो, देश के कई शहरों में, कई स्टेट्स में आपने कंपटीशन में पार्ट लिया और जीता है। कोई भी कंपटीशन ऐसी नहीं रही है जिसमें आपने कुछ हासिल ना किया हो। तो इस एज में जब इतना लोगों से अटेंशन मिलता है, लोगों से आपको फेम की जो शुरुआत हो चुकी है, वो कैसे महसूस कर रहे हो और कैसे उसको हैंडल कर रहे हो आप? तो बेसिकली ये मेरे लिए बहुत न्यू ही है और बहुत मोटिवेटिंग भी है। अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना मतलब बहुत प्राउड की बात होती है। जब मैं 13 इयर्स की थी तब तक तो कुछ सोचा भी नहीं था कि मैं स्पोर्ट्स करूँगी, पर फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली मैंने स्टेप बढ़ाया, मेरे भाई ने मोटिवेट किया और मैं आगे बढ़ती गई। तब पता चला कि जो मैं लाइफ जी रही थी वो अलग ही लाइफ थी, और ये लाइफ मैंने सोची ही नहीं थी कभी कि मैं ऐसा कुछ कर भी सकती हूँ या मेरे अंदर पोटेंशियल है, ये मुझे खुद को ही नहीं पता था। तो बेसिकली ऐसा है कि अगर आप कदम बढ़ाओगे तो भगवान आपका साथ देंगे ही। तो बस कदम बढ़ाने की देर है, आगे आप करते जाओ, भगवान आपको सपोर्ट करता रहेगा अगर आप में पोटेंशियल है तो। और कैसा लग रहा है जब लोग आपको मिल रहे हैं, आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, आपसे बातें करते हैं, आपके एक्सपीरियंसेस पूछते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे लोगों का इंटरेक्ट होना। अच्छे बड़े बड़े पोस्ट के लोग मुझसे मिल रहे हैं और मतलब ऐसे मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स का नाम हो रहा है। मेरे पेरेंट्स मेरी वजह से जाने जा रहे हैं। वो कहीं पे जाते हैं तो ये लक्षिता के पापा हैं, ये लक्षिता की मम्मी है, तो बहुत प्राउड फील होता है कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ी हो चुकी हूँ कि मैं मेरे पेरेंट्स का भी नाम रोशन कर रही हूँ। जो अंडर 20 एशियन गेम्स में आप सिल्वर मेडल लाए हो, और कहाँ गए थे आप ये गेम खेलने के लिए? ये जो अंडर 20 चैम्पियनशिप थी ये 2023 में थी और 2024 में दुबई थी, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। सेम चैम्पियनशिप 2023 में भी थी जो साउथ कोरिया में थी, बट हाँ उसमें मैंने सिर्फ 1500 मीटर में पार्ट लिया था और उसमें मेरा गोल्ड था। तो इस बार 1500 में गोल्ड सिल्वर में कन्वर्ट हो गया, तो उससे थोड़ा डिमोटिवेट हुई थी, बट फिर भी मेरे पास चांस था कि मैं 800 में अपनी फुल ट्राई कर सकूँ और इंडिया को मेडल ला सकूँ। मैंने मेरा ट्राई किया और मेरी पर्सनल बेस्ट रेस भागी, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने गोल्ड मिस कर दिया। बट वही है, मैंने स्टेप बढ़ाया, भगवान ने साथ दिया है, तो एटलीस्ट मैं सिल्वर भी ला सकी। तो जब दुबई गए थे, पहली बार दुबई देखा तो कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लगा। मतलब दुबई ऐसे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी कंपेरेटिव टू इंडिया, वो बहुत डेवलप कंट्री थी और खुला था, अच्छा शांति थी उधर बहुत। और वहाँ पर गेम का एक्सपीरियंस कैसा रहा था? वहाँ पे वेदर बहुत ह्यूमिड था, बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी, क्योंकि हम जब इधर से गए इंडिया से तब इधर इंडिया का वेदर इतना गर्म नहीं था और उधर जाके सडनली इतना गर्म वेदर था, तो वहाँ पे सेट होने में 1-2 दिन लग गए। थोड़ी डिहाइड्रेट भी हुई बॉडी, बट फिर सेट हो गया। जब साउथ कोरिया का एक्सपीरियंस क्या था, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर लोग जाते नहीं हैं,
है ना, इंडिया से ट्रैवल करने नहीं जाते, या तो काम हो, जैसे आप स्पोर्ट खेलने गए थे तो वैसे ही लोग जाते हैं। तो जब साउथ कोरिया लास्ट ईयर गए थे ना आप 2023 में, और आपने गोल्ड मेडल वहाँ पर लिया था, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? वहाँ का एक्सपीरियंस दुबई से बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि कंपैरेटिवली वेदर देखे तो कोरिया का वेदर बहुत ठंडा था, तो वो उससे भी बहुत अच्छी रेस लगी मेरी। और वैसे तो गर्म वेदर भी सूट हो सकता है, बट ठंडा वेदर, जितना ठंडा वेदर होता है उतना खेलने में मज़ा आता है। हाँ। मैंने सुना था कि आपने शुरुआत तो की थी हॉकी से, और अभी आप स्प्रिंट में गोल्ड मेडल ला रहे हो इंडिया के लिए, सिल्वर मेडल ला रहे हो, तो ये ट्रांजिशन कैसे आया? क्योंकि आपने शुरुआत हॉकी से की थी, है ना, तो ये जर्नी के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, तो वो आप अगर शेयर करोगे कैसे ये स्टार्ट किया था आपने? हॉकी मैंने स्टार्ट किया था, फिर हॉकी में लकीली इधर खेल महाकुंभ था, उसमें टीम में मेरा सिलेक्शन तो हो गया था, तब मैं स्टेट भी खेल गई थी। फिर मुझे ऐसा मोटिवेशन हो गया कि मैं कुछ कर सकती हूँ, कि इतनी जल्दी स्टार्ट करते ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई और मैंने इतना अच्छा कर लिया। फिर स्टेट के बाद मैंने आगे खेलने की ट्राई की, फिर मैंने स्कूल्स में जो प्रैक्टिसेस कराते थे उसमें पार्ट लिया, हॉकी खेलना चालू किया। फिर मुझे पता चला कि जो स्कूल के प्लेयर होते हैं वही स्कूल से खेल सकते हैं, और मैंने स्टार्ट किया था ONGC स्कूल में, और मैं पढ़ती थी श्रेयस में। तो फिर जब कंपटीशन आई तब मेरा टीम में नाम ही नहीं था। फिर हमने पूछा भी कि ऐसा कैसा, तो उन्होंने बोला कि हम खाली हमारे स्कूल के बच्चों को ही चांस दे सकते हैं। फिर थोड़ा डिमोटिवेट हुई, बट तो भी ऐसा लगा कि मैं हॉकी में ही कुछ कर सकती हूँ अच्छा। फिर यूथ चैम्पियनशिप थी, यूथ नेशनल्स वडोदरा में 2018 में, तब मेरे चाचा आए थे हरियाणा से एथलेटिक्स की टीम लेके। तो फिर मैं गई, तब मैंने देखा कि एथलेटिक्स भी अच्छा है। अब मतलब ऐसे, पर फिर भी ऐसा मन नहीं था मेरा हॉकी छोड़ने का, क्योंकि अलग सा ही लगाव हो गया था हॉकी से। फिर उन्होंने मुझे बहुत ट्राई किया समझाने का कि देख, अभी टीम नहीं बन रही है, अभी तेरे पास, अभी तेरी एज भी नहीं है, और तू नया अभी कुछ ट्राई करेगी तो कुछ ऐसे नुकसान भी नहीं है उसमें। तो फिर उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती एथलेटिक्स चालू कराया। फिर मैं स्टेडियम में ही, जिस स्टेडियम में हॉकी खेलती थी उधर से ही हॉकी में से एथलेटिक्स में ज्वाइन किया मैंने। फिर उधर से मुझे RS रंधावा सर मिले, उनकी एक प्राइवेट एकेडमी चलती है स्टेडियम में, रंधावा स्पोर्ट्स एकेडमी करके। तो उधर मैं गई, पहले 1-2 महीने तो उनको भी ऐसा लगा कि अभी नहीं है, तो अभी ज़्यादा जोशीली है, तो ठीक है देखते हैं 1-2 महीने बाद। फिर लगी रही तो उनको लगा अभी इतना कर रही है तो शायद इसमें पोटेंशियल है, तो ये आगे बढ़ सकती है। फिर उनके ही अंडर ट्रेनिंग की मैंने, और मैंने मेरा फर्स्ट ट्रायल खेला एथलेटिक्स में, जूनियर नेशनल का ट्रायल था वो, उसमें मैं 4th हो गई। और फिर इतना डिमोटिवेट हो गई पहले ही ट्रायल में, तो मैं तो 4th हो गई, अब मैं कुछ नहीं कर पाई। फिर उसके नेक्स्ट 6 मंथ बाद एक नेशनल्स था, स्कूल नेशनल्स, उससे पहले बीच में खेल महाकुंभ था। तो खेल महाकुंभ में मेरा स्टेट में 600 में गोल्ड था और 400 में सिल्वर। तो फिर उधर से ही मेरा स्कूल गेम्स में फिर सिलेक्शन हो गया। फिर पहला नेशनल था, थोड़ा नर्वस थी, और उधर का मौसम भी अच्छा था, वही ठंडी थी, महाराष्ट्र गए थे। ठंडी थी तो अच्छा लगा मुझे, ऐसे थड़ काँप रही थी मैं तो, क्योंकि ठंडी में कभी बाहर निकली ही नहीं। फिर स्पोर्ट्स में अच्छा भागने के लिए किटअप होना पड़ता है, शॉर्ट्स पहने थे, बट ठंडी लग रही थी, अच्छा लगा मुझे एक्सपीरियंस। फिर माइक्रो 4 सेकेंड से मैं सिल्वर रही उसमें भी। तो पहले ही नेशनल में, फिर नेशनल की फीलिंग ही नहीं आ रही थी, मतलब मुझे कोई नॉलेज ही नहीं थी एथलेटिक्स की तब। तो फिर सब इतना खुश हो रहे थे कि देख के इतना क्यों खुश हो रहे हैं ऐसा लग रहा था, जबकि मेडल मेरा आया था, बट कोई नॉलेज नहीं थी, तो ठीक है चलती जा रही थी आगे। फिर धीरे धीरे ऐसे अच्छा लगने लगा एथलेटिक्स।
फिर आगे और नेशनल्स खेले, फिर नेशनल्स में फिर गोल्ड भी आने लगा। फिर पता चला कि नेशनल्स से तो इंटरनेशनल में भी सिलेक्शन होता है। फिर एक क्वालिफिकेशन मार्क होता है, वो क्वालिफिकेशन मार्क आप क्लियर करोगे तो आप इंटरनेशनल में जा सकते हो। फिर उधर से मैंने ज्वाइन अच्छा किया मैंने और उधर से इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट हुई। कितनी साल की एज पे हुए थे आप इंटरनेशनल के लिए? 17। 17 की एज में। अंडर 19 के लिए खेल रहे, अंडर 20 के लिए खेल रहे थे? हाँ, अंडर 18। अंडर 18 के लिए खेल रहे थे, ओके। तो मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल टूर था वर्ल्ड स्कूल गेम्स, तो वो फ्रांस में था। तो एक्साइटमेंट थी। फिर वही हमें उधर ठंडी मिली। उधर ठंडी मिलती है तो तुम जीत जाती हो। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि ठंडी का मौसम मुझे सूट करता है। हाँ। तो उधर पहली रेस भागी। तो ऐसे हमारे में होता है हीट्स भागनी होती है पहले, फिर फाइनल होता है। तो उधर हीट्स भागी, उधर मैं फर्स्ट आई हीट्स में। तो और जोश जाग गया कि अभी तो इंडिया का है तो कुछ करना ही पड़ेगा। फिर हीट्स में फर्स्ट आई और ओवरऑल मैं सेकंड थी कंपैरेटिवली। और फिर हीट्स भागी, फिर फाइनल भागी। फाइनल में मैं सेकंड थी 1500 में। फिर ऐसा 800 में भी सिलेक्शन हुआ था मेरा। फिर मैं और मोटिवेट हुई कि इस वर्ल्ड लेवल पे मैं सिल्वर ला सकती हूँ। 1500 में तो ये तो 800 मीटर ही है, उससे तो थोड़ा ही भागना है, तो कम ही भागना है। हाँ, तो अच्छा हो सकता है। फिर और ज़्यादा पॉजिटिव सोचा और फिर 800 में भी भागी मैं। और फिर 800 में भी मेरा फिर 8 सिल्वर आया। 800 में भी सिल्वर लाए। ज़्यादा कौन सा पसंद है, 800 या 1500 मीटर? स्टार्टिंग की थी मैंने अंडर 14 से, तब मैं 600 और 400 करती थी क्योंकि उससे ज़्यादा इवेंट थी नहीं अंडर 14 में। फिर अंडर 18 में आई तब 800 करती थी और फिर अंडर 20 में आई तब 1500 भी स्टार्ट किया मैंने। तब ऐसा हो गया है कि दोनों ही मेरी स्ट्रॉन्ग इवेंट बन गई है, 800 और 1500 मीटर। हाँ। और आपको पसंद क्या, कम भागना पसंद है, ज़्यादा भागना पसंद है? मुझे ऐसे तो ज़्यादा भागना पसंद है। दोनों में फ़र्क क्या होता है, क्योंकि अलग अलग इवेंट्स हैं, ठीक है? तो 800 आप भागते हो तो उसमें आपको क्या माइंडसेट रखना पड़ता है, और 1500 भागते हो तो उसमें किस माइंडसेट से भागना पड़ता है? जैसे आप भाग रहे हो ना, आप ऑलरेडी रेस में हो, तो आपका माइंडसेट 800 के लिए थोड़ा डिफरेंट होगा कि मुझे अब ज़्यादा पेस बढ़ानी है, कम करना है। सेम चीज़ वो 1500 में भी अलग होगा, तो वो क्या डिफरेंस होता है दोनों में? 1500 ऐसे देखी जाए तो 800 और 1500 दोनों ही मिडल इवेंट है, बट अभी की जनरेशन या अभी की स्पोर्ट्स इतनी एडवांस हो चुकी है कि 800 अब स्प्रिंट इवेंट कहलाता है। मतलब सब ऐसे स्प्रिंटर्स जैसे भागते हैं, जैसे 400 भागते हैं, 200 भागते हैं, इतनी स्पीड से भागते हैं। तो कंपैरेटिवली 1500 और 800 मीटर में 800 मीटर में स्पीड भी चाहिए और एंडोरेंस भी चाहिए, क्योंकि पहला राउंड तो आप स्पीड से ले जाओगे, दूसरे राउंड के लिए एंडोरेंस भी चाहिए। और 1500 में ऐसा है कि आप पहले ही एंडोरेंस से ले सकते हो, एंडिंग में आप स्पीड से कवर कर सकते हो। ये दोनों में फ़र्क है। और मैंने सुना था कि आपको गेम के दौरान इंजरी हुई थी और आपने उसमें भी सिल्वर लाए थे शायद। 800 पहले 1500 भागे थे, फिर 800 भागे थे, क्या था वो सिनारियो? तो ये इंजरी हुई थी मुझे 2019 में, ये भी नेशनल्स में हुई थी। ये हुई ऐसे थी कि हम लोग भाग रहे थे चालू इवेंट में, मैं 1500 के एकदम 5 मीटर बचा होगा तब फिनिशिंग लाइन का, तब मैं गिर गई। पता नहीं, या तो बहुत टाइट हो गई थी या तो मेरा स्पाइक्स ज़्यादा फंस गया था अंदर, तो मैं गिर गई। फिर उसमें मैं सिल्वर आया मेरा। फिर नेक्स्ट टू डे मेरी वो थी 800 मीटर, उसमें भी भागे हम लोग, पर उसमें हुआ ये 800 मीटर में जैसे ही 500 मीटर ख़त्म हुआ, हम एक लड़की गिर गई, उसके पीछे मैं गिर गई। फिर मेरे ऊपर 2-3 लड़कियां और गिर गई, मतलब ऐसे गिरते ही गए सब, बट फिर सब गिर गए। 2-3 लड़कियों को छोड़ के सब गिर गए, 4-5 लड़कियां गिर गई।
वो 2-3 भाग गए आगे और मैं देख रही हूँ सब भाग रहे हैं, मैं क्यों बैठी हूँ। फिर उठी और देख रही हूँ सब 50-60 मीटर आगे भाग गए। फिर जितना दम था सब लगाया और तब लकीली गोल्ड आ गया मेरा। उसमें गोल्ड लाए थे आप? हाँ, तब गिरने के बाद गोल्ड लाई थी। तब वो इंजरी, वो लड़कियां कितने डिस्टेंस पे थी तब? वो लड़कियां जब मैं गिरी तब 50-60 मीटर्स आगे थी मेरे से। और स्पीड क्या होगी उनकी? 19 kmph होगी। तो फिर आपने कितनी स्पीड से भागा फिर? पता नहीं, बस ऐसा था खत्म करना है, भागो भागो करके भागी। फिर लास्ट में खींचा और वो लोग बहुत टाइट हो चुके थे लकीली, तो मेरा नंबर आ गया उसमें गोल्ड। तो वो स्लो हो गए थे एंड में? हाँ, वो बहुत ज़्यादा लैक्टिक हो गया था बॉडी उनकी टाइटनेस। फिर मैंने खींचा तो मेरा गोल्ड आ गया। फिर वहाँ से, ये था दिसंबर में स्कूल नेशनल्स। फिर जनवरी में ही हमारा खेलो इंडिया था 2020 में। तो पर फिर वापस मैं आई नेशनल्स खेल के, फिर खेलो इंडिया की प्रिपरेशन करने लगी। तब मुझसे भागा ही नहीं जा रहा था, पता नहीं काफ़ इतना पेन हो रहा था मेरा। तो फिर फिजियो को दिखाया, तो वो फिजियो के पास गए हम लोग। तो वो फिजियो ने थोड़ा काफ को रिलीज़ तो किया, बट इतना ज़्यादा स्ट्रेच दे दिया एकदम ही बिना वार्म अप के, तो वो इंजरी ग्लूट्स में आ गई। तो और ये 2 दिन, जब हम लोग खेलो इंडिया जाने वाले थे उससे 2 दिन पहले ही हो गया। तब नॉर्मली मैं ऐसे सपोर्ट लेके चल रही थी, मुझसे नॉर्मली चला भी नहीं जा रहा था। तो फिर सोच रही थी अब क्या होगा, पार्टिसिपेट करूँ भी कि नहीं करूँ। फिर सर ने, पापा ने और फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया, मोटिवेट किया कि नए एक्सपीरियंस के लिए जाके, तू इंजर्ड है तो तू कैसा खेल सकती है, ऐसा किया। तो फिर मैंने बोला ठीक है, मैं पार्टिसिपेट करने जाती हूँ। फिर उधर गई, उधर जाके थोड़ा अच्छा लगा। उन्होंने अब एक ऑयल से मसाज की और फिर खुद ही थेरेपी से की, अच्छी मसाज की, तो वो ठीक हो गई थोड़ी इंजरी, मतलब मैं भागने लायक बन गई थी। फिर उधर भी मेरा 800-1500 दोनों में ही सिलेक्शन हो गया था। तो फिर पहले था 800, तो 800 में तो ज़्यादा स्पीड होती है, तो स्पीड करने गई तो लकीली सिल्वर आ गया मेरा। 800 में सिल्वर आ गया, तो ऐसे लगा कि इंजरी में भी मैं, स्पीड है बॉडी में, बस एंडोरेंस की हाँ जरूरत है। हाँ, तो फिर स्पीड वाली इवेंट में मेडल आ सकता है, तो एंडोरेंस के लिए थोड़ा इजी पड़ा मेरे लिए वो। फिर जब मैंने 800 ख़त्म की तब बहुत ज़्यादा ही पेन बढ़ गया मेरा, क्योंकि एक तो इंजर्ड थी, ऊपर से स्पीड लग गई तो ज़्यादा खिंच गई वो इंजरी। फिर पापा और सर तो ना ही बोल रहे थे कि 1500 में पार्ट मत ले। फिर मैंने सोचा अभी आई हूँ, नया एक्सपीरियंस के लिए ही आई हूँ, तो एक और एक्सपीरियंस सही। हाँ, तो उन्होंने वापस अच्छे से थेरेपी की मेरी, तो फिर 1500 में पार्ट लिया। बट बीच में ऐसा लग रहा था कि कंप्लीट नहीं हो पाएगी। एक एंड पे पापा खड़े थे, एक एंड पे सर खड़े थे, बस चिल्लाए जा रहे थे, बस ख़त्म कर कैसे भी ख़त्म कर। फिर अकेले उसमें भी ब्रॉन्ज मेडल आ गया मेरा। अच्छा। हाँ, तो उधर से ज़्यादा मोटिवेट हो गई मैं कि मैं इंजरी में भी पार्ट लेके जा रही हूँ। और इंडिया में सबसे बड़ी नेशनल थी जूनियर की, खेलो इंडिया, उसमें भी मैं मेडल ला सकती हूँ, तो मैं बहुत कुछ आगे अच्छा कर सकती हूँ। अगर इंजरी नहीं है तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो फिर वहाँ से और मोटिवेट होती गई और फिर आगे खेलती गई नेशनल्स। फिर नेशनल्स में भी अच्छा होने लगा। फिर उधर नेशनल से इंटरनेशनल में सिलेक्शन हुआ, तो और ज़्यादा अच्छा लगने लगा। आपने बताया साउथ कोरिया, दुबई, और कौन सी फ्रांस और कौन सी कंट्री आप होके आए हो? और चाइना। इतनी कंट्री गए हो? हाँ, और अभी रिसेंटली गई थी पेरू। तो जितनी भी कंट्री आप जाके आए उसमें से आपकी फेवरेट कौन सी है? आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आया था? मज़ा तो मेरी फर्स्ट इवेंट में ही आया था, जो फ्रांस में गए थे। क्योंकि वो पहला एक्सपीरियंस था और मैं इंडिया को पहली बार रिप्रेजेंट कर रही थी, तो वो अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। इंडिया को रिप्रेजेंट करने की फीलिंग कैसी होती है? क्योंकि जब हम आपको देखते हैं टीवी में या फिर आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं भारत के झंडे के साथ,
और जब आप जीतते हो वो मोमेंट तो ग्लोरीफाइड होती है, पर एक ऐसी भी मोमेंट होती है जब आपको पता चलता है कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हो, तो वो फीलिंग कैसी होती है एज अ प्लेयर? एज अ प्लेयर अगर आप मुझे देखोगे तो आपके लिए सिर्फ ऐसा, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे तो खाली सिर्फ इतना डिस्टेंस भागना है और मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, पर मेरे लिए तो ऐसा हो जाएगा कि मैं पूरा इंडिया लेके वर्ल्ड पे, और मुझे इंडिया को कुछ अच्छे पैगाम पे लाना है। तो वो मेरे एक देखा जाए तो ऐसे प्राउड मोमेंट हो जाता है, पॉजिटिविटी बहुत बढ़ाता है वो, कि पूरे इंडिया का बाहर लेके तू चल रही है। हाँ, तो कुछ तो अच्छा करेगी, इतने इंडिया में तू ही सिलेक्ट हुई है तो तुझे कुछ अच्छा तो करना ही पड़ेगा। वो एक पॉजिटिविटी ले सकते हैं हम। और अलग साइड से देखें तो थोड़ा बर्डन भी आ जाता है, क्योंकि पूरे इंडिया में एक तू ही सिलेक्ट हुई है, बस पूरी इंडिया की आस तू ही है। अगर तू अच्छा करेगी तो इंडिया का नाम अच्छा होगा, तू अच्छा नहीं करेगी तो इंडिया का नाम भी खराब हो सकता। और जब मेडल पहनते हो तब कैसी फीलिंग होती है इंटरनेशनल लेवल पर? जब मैंने मेडल पहना था, पहला मेडल था तो पोडियम पे थी, बट ऐसा होता है कि पोडियम इंटरनेशनल में अगर आपका मेडल आता है तो अगर आपकी फर्स्ट पोजीशन आती है तो आपकी कंट्री का नेशनल एंथम बजता है। तो फर्स्ट जो इंटरनेशनल टूर में मेरा 2 सिल्वर आए थे, उसमें एक में भी मेरा एंथम नहीं बजा पाई थी, बट जो साउथ कोरिया वाला था उसमें गोल्ड आया था, तो उसमें नेशनल एंथम बजा। तो वो बहुत इमोशनल मोमेंट बन गया था मेरे लिए कि मेरी वजह से साउथ कोरिया में इंडिया का एंथम बज रहा है। और वहाँ पर अब हमारे सपोर्टर्स आते हैं इंडिया के? ऐसा स्पेसिफिक इंडिया के नहीं होते हैं उधर सपोर्टर्स, वो गेम के लिए आते हाँ, हैं? पर्टिकुलर वो रीजन के होते हैं, बट फॉरेन वाले बहुत सपोर्टिव होते हैं। मतलब उनको ऐसा कोई पार्शलिटी नहीं होती है कि ये मेरी कंट्री है, ये मेरी कंट्री है, वो हर कंट्री को सपोर्ट करते हैं। बट यही बात इंडिया में हो जाती है। तो बट इंडिया में स्टेडियम्स देखे तो हम स्टेडियम्स खाली ही रहते हैं, इतना सपोर्टिवनेस नहीं है इंडिया में। बस वो आ जाए ना तो इंडिया के और अच्छे प्लेयर्स निकल सकते हैं। क्योंकि उस वजह से भी प्लेयर्स को ऐसा फील होता है ना कि ये गेम अभी उतनी ग्लोरीफाइड नहीं है तो लोग नहीं आते। जैसे दूसरी गेम्स जैसे क्रिकेट हो गई, वो इतनी ज़्यादा ग्लोरीफाइड है कि वहाँ पर ना बुलाओ तो भी लोग पहुँच जाते हैं। और ऐसी गेम्स में आपको कभी दुख होता है कि जब मैं मेडल लाती हूँ तभी मुझे सपोर्ट किया जाता है, या फिर आप नहीं सोचते हो इसके बारे में कि मुझे मेरी गेम खेलनी है, मुझे अपना परफॉर्मेंस करना है, इन चीज़ों के बारे में मुझे नहीं सोचना है क्या? या आपको ऐसा थॉट आता है कि शायद अगर मुझे जो सपोर्ट फॉरेन में मिल रहा है गेम के लिए, इंडिविजुअल प्लेयर की बात नहीं है, आप जो गेम खेलते हो, क्योंकि जब गेम की ग्रोथ होती है तभी प्लेयर की भी ग्रोथ होती है। और अभी क्रिकेट के अलावा दूसरे जो गेम्स हैं उसमें मेडल लाने के बाद ही आपकी ग्रोथ होती है। पर कई ऐसे प्लेयर्स हैं ना, जैसे आपने बताया कि ऐसे कई प्लेयर्स हैं जो खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, पर सिलेक्ट 1-2 होते हैं, उसमें से भी जीतते बहुत ही कम है। पर अगर वो गेम को सपोर्ट किया जाए तो वो खेलने वाले प्लेयर्स भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप सोचते हो इसके बारे में कि नहीं सोचते हो कि मुझे मेरी गेम पर फोकस करना है? फिलहाल तो मैं नहीं सोचती, क्योंकि मैं ये सोचने बैठ जाऊंगी कि मेरे पास कोई नहीं है तो फिर मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। मुझे चलना है तो मुझे अकेले ही चलना है। और ऐसा है कि अगर आप अच्छा करोगे तो सब आपके लिए तालियां बजाएंगे, बट ऐसा है अच्छा करने के लिए भी हाथ बढ़ाना, ताली बजानी पड़ती है। वो थोड़ी मेंटेलिटी इंडिया में आ जाए तो बहुत अच्छा स्पोर्ट्स एडवांस बन सकता है। और ऐसा है कि सपोर्टिवनेस रहेगी ना तो भले ही आपकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही होगी, बट आपको ऐसा होगा कि कोई ना कोई खड़ा है मेरे साथ, तो उससे आप का जो डाउनफॉल है उसमें भी आपको थोड़ी मोटिवेशन मिल सकती है। क्योंकि सक्सेस में उतना सपोर्ट नहीं चाहिए होता है, ज़्यादा जो सपोर्ट हमें चाहिए होता है वो हमारे डाउनफॉल में होता है। ऐसा कौन सा डाउनफॉल है जो आपको याद रह गया हो? आपकी एज तो बहुत कम है, पर एक ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपको हिट कर गया कि इसके बाद अब मैं नहीं छोड़ूंगी?
खुद के लिए तो नहीं, बट मैंने अभी रिसेंटली जो चेन्नई में साउथ एशियन गेम्स हुई थी उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, और बहुत एक्सपेक्टेशन थे मुझ पे पूरे इंडिया वालों की और मैं फेडरेशन की, कि मैं अच्छा करूँगी और मैं 2 गोल्ड ला सकती हूँ, ये एक्सपेक्टेशन थी। बट अनफॉर्चुनेटली मेरी इंजरी आ गई बीच में, तो एक में तो मैं मेडल आउट ही हो गई और एक में सिल्वर मेडल आया मेरा। मतलब ऐसे बोल सकते हैं मैं खुश भी हूँ कि मैं इंडिया के लिए सिल्वर मेडल तो ला सकी एटलीस्ट इंजर्ड होने के बावजूद। बट अगर मैं मेरी पोटेंशियल को देख के रिज़ल्ट देखूँ तो मतलब ये इंसिडेंट हमेशा मेरे साथ रहेगी कि एशियन चैम्पियनशिप में मैं 2 सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल ला सकती हूँ, और साउथ एशियन चैम्पियनशिप में मैंने सिर्फ 1 सिल्वर मेडल लिया। तो ये हमेशा रहेगा और ये आग हमेशा रहेगी कि मैं और अच्छा कर सकूँ, ताकि खाली ऐसा नहीं कि मैं बड़े बड़े कंपटीशन में ही अच्छा करूँ, मेरे लिए छोटे कंपटीशन भी इतने ही टफ बन सकते हैं। ये इंजरी ने मुझे सिखा दिया। और आप हमने जितनी भी बातें अभी तक की ना, उसमें जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो आपकी फैमिली। किसी भी इंसान को अगर कुछ अचीव करना हो तो अगर उसका परिवार उसके साथ नहीं होता है तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है वो चीज़ अचीव करना। फिर भी वो कर लेते हैं पर वो कठिनाइयाँ बढ़ जाती है। और आपने हर जगह पर अपने पापा को मेंशन किया है, तो आपके पापा का और मुझे जितना पता है उतना आपके भाई का, इन दोनों का आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। पहले आपके पापा के बारे में पूछते हैं कि आपके पापा ने किस तरह इस गेम के लिए आपको सपोर्ट किया हुआ है, क्योंकि कई बार ऐसे मौके आए होंगे कि जब आपके पापा भी चाहते हैं कि वो आपके साथ जाए इंटरनेशनल, पर वो नहीं जा पाते, आपको अकेले जाना पड़ता है। और जो सपोर्ट आपको नेशनल्स में मिलता है, स्टेट चैम्पियनशिप में मिलता है, वो सपोर्ट वहाँ पर कई बार वो नहीं होता है। तो उनका रोल क्या था आपकी ये पूरी जर्नी में, क्या है अभी भी? और ऐसे मौके जब आते हैं जब आपको पापा के बगैर जाना पड़ता है तो आपको कैसा लगता है? जितना मैं शॉक्ड हूँ मेरी ये लाइफ को देख के, उससे ज़्यादा वो शौक है, क्योंकि पहले का शेड्यूल मेरा ऐसा था 10 बजे उठ के वो मुझे उठाते थे, उठ उठ 10 बज गए कितना सोएगी, और अभी सुबह के 4 बजे मैं उनको उठा रही हूँ। तो उनके लिए ये शॉकिंग है कि इतना चेंज कोई इंसान कैसे हो सकता है। मतलब तेरे में पैशन था, थोड़ा लेट पता चला बट वो खुश है कि हमें पता चला। तो देखा जाए तो सब ऐसा बोलते हैं कि मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरे मेडल्स आते हैं, पर सबको ये नहीं देखता कि मैं जहाँ जाती हूँ मेरे पापा भी मेरे साथ जाते हैं, इसीलिए मेरे मेडल्स आते हैं। क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती है कि अपने जेब से खर्चा करें और हर जगह वो अपनी बेटी, स्पेशली बेटी को लेके जाए, क्योंकि बेटे के लिए तो हर कोई करता है, बेटी के लिए फिर भी इंडिया में इतनी वैल्यू नहीं है। तो वही है, पापा सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए ही मैं मेडल ला रही हूँ। अगर पापा का सपोर्ट ही नहीं होता तो मैं मेडल ही नहीं ला पाती, या तो स्पोर्ट्स ही नहीं कर पाती। और भाई तो उसने तो मेरी लाइफ ही चेंज कर दी। मतलब खुद तो घिसता ही रहा और मुझे भी रगड़ दिया स्पोर्ट्स में। बट अच्छा, मैं तो थैंकफुल हूँ कि मुझे ऐसे पापा मिले और ऐसा भाई मिला। और मम्मी फ़िलहाल तो उनकी तबीयत इतनी ठीक नहीं रहती, फिर भी मेरे लिए वो हर चीज़ बना दी है, मतलब जो मुझे डाइट में चाहिए होती है। कभी सुबह उठ के ये कर लूँ वो कर लूँ, मतलब उनको भी ऐसा फ्री नहीं बैठना है थोड़ी देर में ये खा ले तू, ये खा ले तू, अरे पेट में जगह नहीं तो तू खा करके। तो उनका भी बहुत बड़ा रोल है कि वो मुझे मेंटेन कर रही है। और शायद इसीलिए मुझे ऐसी भगवान ने मुझे फैमिली ऐसी दी कि मैं मेरे टैलेंट को पहचान सकी। और वो मेरा टैलेंट इसीलिए निखर रहा है क्योंकि मेरे पास ऐसी फैमिली है। और ऐसा कोई मोमेंट हुआ है जब आप खेल के आए हो, आपने अच्छा किया बुरा किया, पर आपके पापा ने आपको डांट दिया हो कि क्यों ये चीज़ें तूने सही नहीं किया, ये नहीं किया? हर गेम के बाद वो आपको काम कर देते हैं। हर गेम के बाद मैं डांट खाती हूँ, पर इसलिए नहीं क्योंकि मैंने अच्छा नहीं किया या अच्छा किया, पर क्योंकि हर इवेंट के बाद मैं रो देती हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं हर इवेंट में मेरा बेस्ट भागूँ।
पर हर इवेंट में बेस्ट नहीं भाग पाती। कभी कभी मैं गोल्ड लाके भी रो देती हूँ। उसके लिए मैंने बहुत डांट खाई है, अभी भी खाती हूँ डांट। क्यों रोते हो आप? पता नहीं, खुशी के अपने आंसू आ जाते हैं? नहीं, दुख के आंसू के। जो एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं निकल पाई। बट मतलब मैं अपने एक्सपेक्टेशन को अलग रखती हूँ, और जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने का या गुजरात को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला उसको अलग रखती हूँ। पर मुझे यही सीखनी चाहिए कि जो मेरे साथ हुआ वो पॉजिटिव ही है, तो मुझे अभी थोड़ा उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि मेरे इमोशंस को मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो अपने आप से? मैं ज़्यादातर अगर इंटरनेशनल खेलने जाऊँ तो मेरा मोटिव यही रहता है कि मैं एक अच्छी रेस भागूँ, और ऐसी रेस भागूँ कि मैं पोडियम पे खड़ी रहूँ, और मेरी वजह से बाकी फॉरेन कंट्री में इंडिया का नेशनल एंथम बजे। एक ऐसा मोमेंट था और एक ऐसा इंसिडेंट था जो कहते हैं कि आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, जब आप कोलंबिया गए थे काली। तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? क्या हुआ था वहाँ पर? क्यों वो टर्निंग पॉइंट माना जाता है आपके लिए? क्योंकि काली देखा जाए तो प्रोफेशनली वर्ल्ड लेवल का था, तो उधर मैं फर्स्ट टाइम बिना पापा के जा रही थी, क्योंकि हर टाइम पापा ही साथ में थे। तब तो नेशनली खेली थी तो हर टाइम पापा थे साथ में। तो बेसिकली हुआ ये, हमारा पहले कैंप लगा पटियाला, वहाँ से हम दिल्ली गए, फिर दिल्ली से हमारी फ़्लाइट थी मुंबई। उधर भी थोड़ा वीज़ा का प्रॉब्लम चल रहा था, क्योंकि साउथ अमेरिका जाना था तो वीज़ा मिल नहीं रहा था। एकदम एंड मोमेंट पे वीज़ा मिला, तो लास्ट में टिकट हुई। तो दिल्ली से हम लोग मुंबई गए 15 जन, तो हम लोग अलग अलग स्लॉट में जा रहे थे। तो फर्स्ट फ्लाइट में 15 जन थे, उसमें से सबकी टिकट कंफर्म थी और फिर मेरी कंफर्म नहीं थी। ऐसा मुझे मुंबई जाके पता चला। मतलब फ्लाइट आपकी मुंबई से थी या हाँ। पटियाला से मुंबई, मुंबई से यूएसए? नहीं, पटियाला से हम लोग दिल्ली गए, फिर दिल्ली से मुंबई मुंबई। गए, फिर मुंबई से गए थे। हाँ। मुंबई से फिर 3 स्टेशन और आगे था। मुंबई से एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम से बोगोटा एंड फिर काली। तो फिर मुंबई जाके पता चला मेरी तो टिकट ही कंफर्म नहीं है, और इवेंट भी मेरी फर्स्ट डे पे ही थी। तो बहुत इमोशनल हो गई मैं, उधर रोने लग गई कि मुझे पार्टिसिपेट करना है इतनी बड़ी इवेंट में, तो मुझे जाना है करके रोने लग गई। फिर बहुत समझाया, पापा लोग के फ़ोन आते रहे कंटिन्यूस से। AFI ने भी बहुत जोर लगाया, और फिर टिकट जैसे तैसे कंफर्म हो गई। फिर नेक्स्ट स्टेशन एम्स्टर्डम पहुँचे, एम्स्टर्डम से बोगोटा पहुँचे। बोगोटा जाके फिर पता चला मेरी फ़्लाइट अलग है, बाकी सबकी अलग अलग है। मतलब 2-3 फ़्लाइट थी उधर से भी। बोगोटा से काली के काली। लिए आपकी फ्लाइट में कोई नहीं था आपके साथ जो आए थे यहाँ हाँ, तक? एक तो लास्ट में थी और ऊपर से डिले भी हो गई, तो पूरी टीम होटल में पहुंच गई थी। तो फिर और उधर रात हो गई थी, इधर इंडिया में सुबह थी, उधर रात हो गई। तो सब अपने अपने रूम में पहुंच गए थे। फिर उधर जाके तो नेटवर्क भी नहीं था फ़ोन में, तो फिर जैसे तैसे वाईफाई लिया, फिर होटल का एड्रेस मंगाया। फिर उधर पता चला कि उधर जाने की कोई बस ही नहीं है जिस होटल में मेरा स्टे था। तो उन्होंने पर्सनल, वर्ल्ड एथलेटिक वाले ने ही पर्सनल टैक्सी करवाई, और फिर मैं पहुंची होटल। और ये इसमें 12 बज गए थे रात के? हाँ, रात के उधर के। फिर अगले दिन सुबह तो 10 बजे तो इवेंट थी। फिर सुबह सोई, फिर 4 बजे पापा का फ़ोन आया कि पहुंची, कैसे पहुंची, ठीक है वो। फिर उठी, फिर 5:30 बजे उठ गई, रेडी हुई, सुबह 6 बजे जाना था। फिर बस में वापस स्टेडियम गए। फिर उधर चेस्ट नंबर लिया, फिर अपना एक कार्ड होता है, उसके बिना एंट्री नहीं थी, वो कार्ड बनवाया। और फिर ऐसे करते करते 8:30 हो गए। फिर थोड़ा बैठी, हाँ, आधा घंटा मिला था बीच में बैठने को, आधा घंटा बैठी, थोड़ा मेडिटेट किया। फिर 9-9:30 बजे तक फिर वार्म अप चालू किया अपना, क्योंकि 10 बजे तो कंपटीशन था। फिर कंपटीशन खेली, कंपटीशन में उतरी तो सही, बर्डन भी था कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बट
मेरा जर्नी का ही थकान इतनी थी और हेक्टिक हो गई थी इतनी बॉडी के 800 में मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो फर्स्ट के 700 तो मैं भाग गई और फिर लास्ट 100 मीटर पता नहीं ऐसे ऐसे जा रही हूँ मैं, मेरी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, मतलब इतना थक चुकी थी मैं। फिर जैसे तैसे ख़त्म किया। फिर वहाँ से पता चला कि खाली सिलेक्ट होना ही वो हार्ड नहीं है, उसके आगे भी बहुत जर्नी। सारी जर्नी में हाँ प्रॉब्लम्स आती हैं। हाँ। फिर वहाँ से ये लिया कि किसी को भी हल्के में नहीं लेना है, हर स्टेप को स्ट्रांगली हैंडल करना है और अपने आप पे भरोसा रखना है। वो जर्नी कितनी लंबी थी? वो जर्नी थी 49 आवर्स की जर्नी थी। 49 आवर्स की जर्नी थी और सोना भी नहीं मिला होगा सही से। हाँ। तो उसमें कौन सा रैंक आया था आपका? उसमें तो मैं हीट्स में से ही क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, तो तब से फिर और जुनून हुआ कि वर्ल्ड लेवल पे तू कहाँ खड़ी है अभी, तू देख। वर्ल्ड चैंपियनशिप थी वो? अंडर-20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी, जूनियर लेवल की सबसे बड़ी इवेंट थी वो। तो फिर पता चला कि इतनी जर्नी करने के बाद भी तू, मतलब कंपैरेटिवली मैं बहुतों से अच्छी थी, फुल लिस्ट निकाले तो फिर और मोटिवेशन आया कि अब से तुझे अच्छा करना है, प्रॉपर रेस्ट करना है और एक प्रोफेशनल एथलीट की तरह तुझे प्रैक्टिस करनी है। और इतनी सारी कंट्रीज जब आप जाते हो, आप प्योर वेजिटेरियन हो राइट? तो खाने में दिक्कत आती है, क्योंकि मैं भी न्यूजीलैंड में रहता था, तो वहाँ पर मेरे लिए वेज खाना, मैं प्योर वेजिटेरियन ही हूँ, तो वहाँ पर अंडे या फिर वो सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट सब में होती ही थी, तो पूछ पूछ के खाना पड़ता था कि इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें एग है, इसमें नहीं है। तो आप प्योर वेजिटेरियन हो और इतनी कंट्रीज आप गए हो, फ्रांस, काली मतलब कोलंबिया गए हो, और भी दुबई में तो उतना नहीं होता है, पर जो ऐसी कंट्रीज होती है जहाँ पर हमें हमारा खाना कम मिलता है, फ्रांस स्पेशली, तो कैसे मैनेज करते हो वहाँ पर प्योर वेजिटेरियन खाना? अभी एशियन चैम्पियनशिप जितनी भी खेली मैंने, उसमें तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आई खाने की, क्योंकि एशिया में तो मिल ही जाता है खाने का। बट यूरोपियन कंट्री में गई थी तो वहाँ बहुत डिफ़िकल्ट रह गया था मेरे लिए, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उधर नहीं मिलेगा खाना, तो वहाँ से सीखा भी। तो उसके बाद से जहाँ भी जाते हैं हम लोग रेडी टू ईट लेके जाते हो? हाँ, क्योंकि उधर किटली तो मिल जाती है, तो वहाँ से पानी गर्म करके फिर रेडी टू ईट, एटलीस्ट बॉडी को रिकवरी के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा, तो वो लेके जाती हूँ। डाइट भी बहुत मैटर करती है, और फिर ये स्टेप हमारे लिए बहुत टफ हो गया था उधर भी, काली कोलंबिया में, क्योंकि एक तो जर्नी की थकान थी, ऊपर से खाने का भी इतना ठीक नहीं था, तो बॉडी इतनी रिकवर ही नहीं हो पाई थी। अब खाने का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है ना, जब आप कंट्री से बाहर जाते हो तब ऐसी गेम्स खेलने के लिए। और आपके कोच का क्या रोल है आपकी जर्नी में? क्योंकि एक मेंटर होते हैं, कोच होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, पेरेंट्स हैं, पर कोच आपको टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, तो वो टेक्निकल सपोर्ट आपके कोच ने आपको कैसे दिया है आपकी इस जर्नी में? तो उन्होंने मुझे फिज़िकली इतना स्ट्रांग बना दिया है कि अभी मैं कोई भी चैलेंजेस को मतलब इतना इजीली फेस कर सकती हूँ, और मतलब उनकी वजह से ही मैं बन पाई, क्योंकि उन्होंने मतलब मेरे अंदर पोटेंशियल ढूंढा और उसको निखारने के लिए दिन रात एक कर दिया। सुबह प्रैक्टिस करवाते थे, शाम को करवाते थे, मतलब उन्होंने परखा मेरे अंदर क्या है और ऐसी मेहनत कराई कि हम इंडिया के लिए कुछ कर सकें, और बहुत अच्छा, मतलब बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिल रहा है कि कुछ तो किया होगा हमने प्रैक्टिस में इतना अच्छा कि हमें इतना अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। चैम्पियन जो है, एशियन चैम्पियन है, वर्ल्ड लेवल पे आप अगर compete करते हो तो आपको एक रूटीन फॉलो करना पड़ता है, तो डेली रूटीन जो आपका होगा वो आपको एंड रिजल्ट देगा। तो वो आपका डेली रूटीन क्या होता है एज अ प्लेयर, एज अ एथलीट, आप क्या फॉलो करते हो सुबह से रात तक? डेली रूटीन तो ऐसा होता है कि सुबह हम लोग उठते हैं 4:30 बजे से, फिर प्रैक्टिस पे जाते हैं 5, 5:30 बजे, थोड़ा मेडिटेशन करते हैं, मेंटली भी स्ट्रांग बनना पड़ता है स्पोर्ट्स प्लेयर को, तो थोड़ा मेडिटेट करते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, फिर आते हैं घर पे वापस 8, 8:30 बजे तक, फिर ब्रेकफास्ट होता है, फ्रेशन अप होते हैं सब, और फिर
10:30 जैसे सो जाती हूँ मैं, और फिर 1 o'clock को उठती हूँ, फिर वही लंच खाती हूँ, फिर जो डाइट होती है सूप पीती हूँ, वेजिटेबल सूप या बॉइल्ड वेजिटेबल्स लेती हूँ। तो अलग अलग डाइट होती है, तो वही फॉलो करती हूँ। फिर रेस्ट करती हूँ, मतलब जितना हो सके उतना रिकवरी लेती हूँ। और अगर खाने के बाद भी अगर बॉडी रिकवर नहीं हुई तो वापस सो जाती हूँ। फिर उठ के वापस प्रैक्टिस जाती हूँ शाम को 5 बजे। फिर वापस प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं, और फिर शाम को आते हैं 8:30 बज जाते हैं। फिर आके थोड़ा फ्रेशन अप होके डिनर लेते हैं, फिर कल के लिए रेडी होने के लिए थोड़ा माइंड सेट करते हैं, और फिर नेक्स्ट डे फिर रेडी होते हैं। डाइट क्या होता है आपका? मतलब आप प्योर वेजिटेरियन हो, और नॉन वेजिटेरियन जो लेते हैं उनके लिए इजी हो जाता है प्रोटीन्स और सारी चीज़ें मेंटेन रखना। तो एज अ एथलीट आपका क्या डाइट होता है? प्योर वेजिटेरियन एथलीट का डाइट क्या होता है? प्योर वेजिटेरियन भी डाइट मेंटेन कर सकते हैं, बट कंपैरेटिवली नॉनवेज को कंपेयर करें तो वेजिटेरियंस को थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में खाना पड़ेगा। जैसे दाल का सूप पी सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, सोया चंक्स ले सकते हैं, वो अलग अलग ब्रोकली ले सकते हैं फाइबर्स के लिए। सब में अलग अलग क्वालिटी होती ही है, बस थोड़ी नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो फिर वेजिटेरियंस को भी इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। आपका क्या डाइट होता है? मैं दोपहर को लंच से पहले पीती हूँ सूप, सब वेजिटेबल्स का सूप, या तो फिर बॉइल्ड वेज, उसको अलग अलग वेजिटेबल्स को बॉईल करती हूँ और खाती हूँ, और या तो फिर नॉर्मल पनीर की सब्ज़ी और रोटी खाती हूँ। थोड़े से चावल ले लेती हूँ कार्ब्स के लिए, और दही खाती हूँ, ताकि जो भागते भागते बॉडी वार्म होती है तो थोड़ी कोल्डनेस मिले वो बॉडी को। आप पढ़ाई और एक एथलेटिक करियर, इस दोनों को कैसे बैलेंस करते हो? क्या स्टडी करते हो आप? बीबीए कर रहे हो ना? तो बीबीए को और अपने एथलेटिक करियर को कैसे मैनेज करते हो? लकीली मुझे एक ऐसी यूनिवर्सिटी मिल गई है जो मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है। पारुल यूनिवर्सिटी है, तो मतलब मुझे उधर रोज़ जाना नहीं पड़ता, और वो मतलब इतना बर्डन भी नहीं डालते हैं ये करो वो करो। मेरा सब ऑफिशियल काम वो कर देते हैं, फॉर्म भर देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सब संभाल लेते हैं वही। तो मुझे खाली एक्सटर्नल एग्ज़ाम देनी होती है, तो पढ़ाई का बर्डन नहीं है इतना। फैमिली से भी ऐसा नहीं है कि दोनों में ही अच्छा कर, स्टडी भी अच्छे से कर, या बहुत अच्छा कर, या A ग्रेड ही ला तू, इतना कोई बर्डन नहीं है। बस उनको ऐसा है कि तू स्पोर्ट्स कर रही है तो थोड़ा एजुकेट भी बन, ताकि ऐसे तुझे लो फील ना हो कि मैंने एजुकेशन में कुछ नहीं किया। आपके लिए मैंने सुना है कि आपको टफ कॉम्पिटिटर्स लगते हैं केन्या और युगांडा के प्लेयर्स। क्यों, क्या खास बात होती है उनमें? क्योंकि उनके जीन्स ही ऐसे होते हैं कि वो मिडिल डिस्टेंस के लिए बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं वो लोग। एक तो उनके पास बेनिफिट ये है कि उनके पास माउंटेन्स ज़्यादा हैं, तो वो हिल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। और हिल ट्रेनिंग से क्या होता है, अगर आप ऐसे हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे तो उधर ऑक्सीजन लेवल कम होगी, तो नीचे आओगे तो कंपैरेटिवली आपकी सांसें कम फूलेगी, तो वो बेनिफिट है उनके पास। बाकी उनमें उनके जीन्स ही ऐसे होते हैं कि वो बने ही इसलिए हैं कि वो एक टफ फाइट दे सके ऐसा। और आपको कोई ऐसा इंसिडेंट याद हो जहाँ पर उन्होंने आपको कम्पीट किया और आपको लगा हो कि नहीं इसने टक्कर दी है मुझे? कोई ऐसे प्लेयर का नाम? जब मैं फर्स्ट इवेंट खेली थी वर्ल्ड स्कूल गेम्स, तब फर्स्ट टाइम जो 800 में फर्स्ट आई थी युगांडा वाली, उससे मैं हीट्स में भी हारी थी। तो मैंने ये सोचा था कि मैं एटलीस्ट युगांडा को बीट करूं, बट फर्स्ट तो फाइनल्स में भी वही आई, पर एक और युगांडा की कॉम्पिटिटर थी, वो थर्ड हो गई। तो मुझे वो अच्छा लगा कि मैंने एक को तो हरा दिया। फिर वो प्लेयर्स आपको वापस कहीं मिले, या फिर उसके बाद उनका सामना कभी नहीं हुआ? नहीं, उसके बाद हम लोग सेम कंपटीशन कभी खेले ही नहीं। ऐसे कोई प्लेयर्स है जिनके साथ आप
आज जाते हो, इंडिया रिप्रेजेंट करते हो और आपको लगता है कि इसके साथ मुझे खेलना भी पसंद है, इंडिया से कोई प्लेयर जो आपके ग्रुप में है और आपको लगता हो कि नहीं मुझे इसके साथ मज़ा आता है खेलने में? ऐसा जूनियर में तो मुझे हर जूनियर मीट में अलग अलग कॉम्पिटिटर ही मिले, तो पर मैं सीनियर में ऐसा ट्राई करना चाहती हूँ कि जो अभी सीनियर में अच्छी लेवल पे हैं मैं भी उनके साथ कॉम्पिटिट कर सकूँ, और खाली नेशनल्स में ही नहीं, उनके साथ मैं इंटरनेशनल भी जा सकूँ, ताकि मुझे मेरा पोटेंशियल और मेरी जो स्ट्रेंथ है वो पता चले कि मैं अभी किस पोजीशन पे हूँ, ताकि मुझे कितना और इम्प्रूव करना है आगे। आपके इस गेम में आपके आइडल कौन है? इस गेम में मेरी आइडल है वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जो फेथ किपिएगॉन है। 1500 मीटर करते हैं वो, 5 किलोमीटर्स भी करते हैं, बट उनकी मेन इवेंट 1500 मीटर है। वो एक मदर है, तो वो मोटिवेशन देती है कि एज अ मदर वो इतना कुछ कर सकती है, तो मैं तो अभी ग्रो होना चालू हुई हूँ, तो मैं बस मुझे उनके साथ कॉम्पिटिट करने का मौका मिले, मैं ऐसी मेहनत कर सकूँ, और उनको देख के ही बहुत मोटिवेशन मिलता है कि इतनी एज में वो कर सकते हैं। तो जब मैं डाउनफॉल में होती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि इतनी एज में वो कर सकते हैं तो तेरा डाउनफॉल तो उनके सामने कुछ नहीं है। और क्या स्ट्रेंथ है उनकी? उनकी स्पीड उनकी स्ट्रेंथ है या उनका एंड्योरेंस? उनके पास दोनों ही है। उनके पास बोलूँ तो स्पीड एंडोरेंस है, मतलब वो लास्ट लैप ऐसा लेके जाते हैं, मतलब जैसे वो उड़ रहे हों, दिखते ही नहीं है ट्रैक पे, इतने फास्ट उनके फीट चलते हैं। और एज अ मदर ये चीज़ होना बहुत टफ है। कंपेरेटिवली बहुत से एथलीट ओलंपियन हैं जो स्प्रिंटर्स हैं, बट स्प्रिंट को कंपेयर करें तो उनका डिस्टेंस कम होता है। अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं, बट कंपेयर करें 1500 मीटर भागना इजी नहीं होता। और एज अ मदर आप भाग रहे हो और वर्ल्ड लेवल पे आप नंबर 1 हो मदर होने के बावजूद, तो फिर वो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक ऐसा कौन सा एथलीट है, अगर आपको बोला जाए कि अगर आपको इसके साथ डिनर करने का मौका मिलेगा तो मैं करूँगी, ऐसा कोई एथलीट इंडिया से? बहुत से एथलीट हैं, जैसे नीरज भैया है, नीरज चोपड़ा। उनको मिले हो कभी? उनसे मैं कभी मिली नहीं, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि खाली मिलूँ ही ना, मैं वो जो कंपटीशन खेल रहे हैं मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करूँ और उनके साथ जाऊँ। आपको उनके बारे में क्या खास बात लगती है कि क्या नीरज चोपड़ा को नीरज चोपड़ा बनाता है? उनकी स्पिरिट, वो मतलब बहुत डाउन टू अर्थ है, और मतलब हर किसी को मोटिवेशन देते रहते हैं वो, और मतलब डाउनफॉल में भी कभी वो डाउन नहीं हुए। बहुत मतलब जितने भी मैंने उनके इंटरव्यू देखे वो बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत मोटिवेशनल है। मतलब इंजर्ड होने के बाद भी वो उसे हार नहीं मानते। उनको मतलब भूख है कुछ करने की इंडिया के लिए, और यही भूख उनको नीरज चोपड़ा बनाती है। कई बार आपको डर लगता है कि अगर मेरा जो करियर है उसमें कुछ हो गया, मुझे इंजरी हो गई या किसी भी चीज़ का डर, या आप सोचते हो कि नहीं मुझे डर नहीं लगता है, मेरा फोकस सिर्फ मेरे काम पे है, मेरी गेम पर है? क्या सोचते हो डर के बारे में? डर लगता है पर हमेशा नहीं, कभी कभी कोई सिचुएशन में लगता है। जैसे कभी बहुत बड़ी कंपटीशन में आप जा रहे हो, बहुत अच्छे प्लेयर्स हो आपके सामने, तो बस अच्छा करने का डर, या तो फिर क्या होगा रिज़ल्ट का डर, या तो फिर इंजरी ना हो जाए ज़्यादा खिंचूँ तो उसका डर। बट ये डर को हमें स्ट्रेंथ बनाना चाहिए, मैं तो ऐसे ही मानती हूँ। तो डर को भी पॉजिटिव वे में ले तो हम डर को भी बीट कर सकते हैं। आप करते हो डर को बीट? हाँ, फिलहाल तो कंपटीशन मतलब इतने एक्सपीरियंस खेल किए हैं मैंने कॉम्पिटिशन्स में, तो कॉम्पिटिशन्स में इतना डर नहीं लगता। बस कभी इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाऊँ तो ये डर रहता है कि अब मैं बहुत ख़राब ना कर लूँ। और खेल के अलावा और क्या चीज़ें पसंद है आपको? न्यू आर्ट सीखना पसंद है, जैसे मिट्टी के दिए बनाना, या तो फिर ऊन से कुछ बनाना, सब न्यू अभी मैं ट्राई कर रही हूँ। या तो फिर ड्राइंग करना और सोना। क्योंकि सोने नहीं मिलता है कई बार तो सोना भी पसंद है। आपका गोल है ओलंपिक जाना, तो कितना सोचते हो आप ओलंपिक को जाना, और आपने कुछ टारगेट रखा हुआ है क्या इस
एज तक, या फिर अभी मुझे ओलंपिक चले जाना है, और उसके लिए क्या प्रिपरेशन भी करते हो? क्योंकि गोल है तो उसके लिए एक प्लान भी हमें चाहिए। फ़िलहाल मेरी डेस्टिनी तो ओलंपिक है, पर उसके लिए जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो जर्नी में मेरे लिए स्टेप्स आएंगे। एशियन गेम्स है, फिर कॉमनवेल्थ गेम्स है, तो अगर मैं उसमें अच्छा परफॉर्म करूँगी फिर जाके मेरे लिए चांसेस बनेंगे कि मैं ओलंपिक में अच्छा करूँ, क्योंकि ओलंपिक वर्ल्ड की सबसे बड़ी इवेंट है। तो उसके लिए मुझे, जैसे ओलंपिक लास्ट स्टेज है, तो उसके नीचे वाले स्टेजेस को भी अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा ताकि मैं अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकूँ ओलंपिक में इंडिया को। और मैं खाली जैसे पार्टिसिपेशन के लिए ना जाऊँ, मैं इंडिया के लिए अच्छा करूँ, या तो रिकॉर्ड बनाऊँ या तो फिर मेडल लाऊँ, हिस्ट्री क्रिएट करूँ, कुछ ऐसा करूँ। उसके लिए पहले मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, वो पोटेंशियल तक लाना पड़ेगा कि मैं ओलंपिक के लिए रेडी हूँ। और आपका बेस्ट रिकॉर्ड क्या है जो आपने इतने स्प्रिंट्स किए, इतना रनिंग किया है, तो आपका बेस्ट रिकॉर्ड कौन सा है? मेरा अभी जो सीनियर में मेडल था उसमें मैंने मेरा बेस्ट रिकॉर्ड किया था। उसमें मैंने 1500 में 4 मिनट 19 सेकेंड्स में 1500 कंप्लीट किया था। और 800 में मेरा जो अभी जो एशियन चैम्पियनशिप दुबई में हुई थी उसमें मैंने 800 में रिकॉर्ड बनाया था, खुद का पर्सनल बेस्ट, 2 मिनट्स और 07 सेकेंड्स। तो मेरा नेक्स्ट 2025 सेशन के लिए यही एम रहेगा कि मैं एटलीस्ट 204 तक 800 में पहुंचूं और 4.10 तक 1500 को टच करूं। और ओलंपिक का बेस्ट रिकॉर्ड क्या है, आपको पता है? ओलंपिक का रिकॉर्ड है 3 मिनट्स 50 सेकेंड्स, 1500 मीटर में। 1500 मीटर। हाँ। और 800 में है 1 मिनट 54 सेकेंड्स। तो मैं ओलंपिक का स्टैंडर्ड अभी मेरे लिए बहुत हाई है, तो धीरे धीरे पर होगा ज़रूर गोल होगा। वही है। और आपने कई बार मेंशन किया है मेडिटेट मेडिटेट मेडिटेट, तो किस टाइप का मेडिटेशन आप करते हो अपने माइंड को शांत रखने के लिए? मेडिटेट मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि ज़्यादा जो ओवर थिंकिंग हो जाती है उससे मैं कम कर सकूँ। मैं मेरे माइंड को एकदम ब्लैंक कर दूँ ताकि मेरे माइंड में थोड़ी पॉजिटिविटी के लिए जगह बने, ताकि मैं उसको अपनी स्ट्रेंथ बना सकूँ, उसको यूज़ कर सकूँ अपने स्पोर्ट्स में, ताकि मैं क्योंकि एक इंसान मेंटली फिट रहेगा तो वो उसकी भले ही फिजिकल स्ट्रेंथ कम होगी पर वो मेंटली अगर फिट है, स्ट्रांग है, तो वो एक अच्छा प्लेयर बन सकता है। तो उसके लिए ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हो या चांट्स करते हो? या ब्रीदिंग कंट्रोलिंग करती हूँ, फिर ये जो सेंटर पॉइंट को कंसंट्रेट करना होता है वो करती हूँ, या तो फिर अलग अलग योगास करती हूँ, अनुलोम विलोम। ब्रीदिंग के लिए ज़्यादा एक्सरसाइज करती हूँ ताकि वो स्टेमिना में भी मुझे काम आए, मेरी ज़्यादा सांसें ना फूले, लंबी सांसों में मैं ज़्यादा भाग सकूँ। आपको लगता है कि आपकी जर्नी में एक लक फैक्टर है जो आपको सपोर्ट करता है भगवान के रूप में? एक्चुअली है, क्योंकि इंजरी में होने के बावजूद उन्होंने मुझे कोई भी कंपटीशन में खाली हाथ नहीं भेजा। या तो मैं बोलूँ अगर मैं ख़राब से ख़राब रेस भी भागी हूँ तो भी मेरा उन्होंने मेडल लाया है। बहुत से लोग हैं जो नेशनल में एटलीस्ट पार्टिसिपेट करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और मेरे साथ जो भगवान जी कर रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी बात है कि वो मुझे स्टेट और नेशनल फ़िलहाल तो इतना टफ लगता ही नहीं है। उन्होंने मेरे लिए ये बेंचमार्क सेट कर दिया है कि तू कर ही लेगी, मैं तेरे साथ हूँ ऐसा। और किस भगवान में बिलीव करते हो? मैं मानती तो हनुमान जी को हूँ क्योंकि वो स्ट्रेंथ का सिंबल है, तो सब अच्छा ही करते हैं वो मेरे लिए। ऐसे मेरी जो स्पोर्ट्स से अलग लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, उसमें भी उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है। तो और स्पोर्ट्स में भी उनकी वजह से मुझे स्ट्रेंथ मिल रही है, मुझे ऐसा लगता है। तो धीरे धीरे बिलीव स्ट्रांग होता जा रहा है, क्योंकि ऐसा होता है कि आप किसी पे बिलीव करते हो और वो आपको देता जाए तो आपका बिलीव और बढ़ जाता है। तो उनमें फेथ है, तो वही फेथ शायद मुझे आगे ला रही है। आपको खुद के लिए क्या लगता है कि जो आपको अनकॉमन बनाता है? क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स को आपने देखा है खेलते हुए, आपके साथ उन्होंने कम्पीट भी किया है,
पर चलो भगवान की बात की, लक की बात की हमने, पर उसके साथ आपको खुद के लिए वो चीज़ क्या लगती है कि जो आपकी स्ट्रेंथ है और उस वजह से वो लक और ज़्यादा तेज़ी से काम करता है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी फैमिली मिली जो सपोर्टिव है। एक ऐसा मेरे लिए पिलर बन चुके हैं वो लोग, तो मैं आगे बढ़ पा रही हूँ। मतलब कुछ भी हो जाए मेरे साथ, उन्होंने मुझे ऐसा इतना स्ट्रांग बना दिया है कि अभी गिव अप करने का तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है मेरे पास, और ना कभी गिव अप करने देते भी है। तो मुझे यही अच्छा लगता है कि मैं अगर टूट भी जाऊँ तो मैं टूट के बिखरती नहीं हूँ, कभी जेलसी नहीं होती किसी से, और शायद इसलिए मैं आगे अच्छी बढ़ पा रही हूँ। मुझे ऐसा है कि जो मेरे साथ जुड़ा है वो मेरे साथ जुड़ा रहे, भले ही कैसे रूप में भी है। बहुत से टफ चैलेंजेस मैंने भी देखे हैं, पर भगवान ने वो पोटेंशियल मुझ में दी है कि मैं भाग के मैं मेरे दोनों हाथ पैर यूज़ कर सकती हूँ, अच्छे से ब्रीदिंग कर सकती हूँ, अच्छे से 2 आँखें दी है, 1 नाक दिया है, 2 कान दिए हैं जो अच्छे हैं, तो मैं अच्छे से यूज़ कर सकूँ। और इंडिया के मुझे ऐसा लगता है भगवान ने मुझे बनाया है ताकि मैं इंडिया के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ, और शायद अच्छा करूँगी भी मैं। बिलीव के साथ साथ आपकी प्योरिटी के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी है जो आपको अनकॉमन बनाता है। और एक ऐसी सीख जो हमने पॉडकास्ट के शुरुआत में आपने कहा था कि इंडिया में पेरेंट्स कई बार लड़कियों को जितना आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया उतना नहीं मिलता है, लड़कों को बेनिफिट मिलता है। तो उन लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए भी कि जो आपकी फील्ड में जो और या आपकी फील्ड में नहीं भी है, उसमें कुछ अचीव करना चाहते हैं, वो आपसे छोटे हैं, आपसे बड़े हैं, वो बैरियर को हटा के आप उनको एक चीज़ बोलना चाहते हो जो आपकी सीख है आपकी लाइफ में, और आप उनको देना चाहते हो कि इस चीज़ से आप भी अनकॉमन की जर्नी पे आगे बढ़ सकते हो, तो वो एक सीख क्या होगी उनके लिए? मैंने कहीं सुना था ये कि अगर अभी आपका अच्छा टाइम आ रहा है ना, तो नेक्स्ट जो आने वाला टाइम है वो आप रेडी हो जाओ कि वो आपका बुरा टाइम हो, क्योंकि हर टाइम आपके साथ अच्छा हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। खुद भगवान जी इंसान का रूप लेके आए थे, तो हर टाइम उनके साथ अच्छा हुआ ये भी पॉसिबल नहीं था, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि अभी अच्छा हो रहा है, बाद में बुरा हो रहा है, फिर कोई बात नहीं है, बुरा होने के बाद और भी अच्छा हो सकता है, और होता ही है। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो और भी अच्छा होगा। तो उनको कभी डाउनफॉल में कभी इतना लो नहीं हो जाना चाहिए कि वो अपनी स्ट्रेंथ ही भूल जाए। वो फेथ को कंटिन्यू करनी चाहिए, और कभी गिव अप करने का तो ऑप्शन रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर किसी की किस्मत वो खुद इंसान बदल सकता है। 19 साल की एज में मैं कभी इतना ज़्यादा नहीं सोच पाता जितना आप सोच रहे हो, और उसके साथ साथ आप शेयर भी कर रहे हो। जब पॉडकास्ट के लिए हमने बात की थी तब मुझे ऐसा लगा था कि शायद आप थोड़ा कॉन्शियस हो रहे हो या फिर नर्वस हो रहे हो, पर जिस हिसाब से हमने बातें की है मुझे खुद काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली, और आई एम श्योर जो देख रहा है, जो इस रूम में है, सबको कुछ ना कुछ आपसे सीखने ही मिला है आज। और ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए, जो भी आपकी गेम्स आ रही है उसके लिए। थैंक यू सो मच पॉडकास्ट पर आने के लिए। और एक दिन ज़रूर 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 हम आपको ओलंपिक खेलते हुए देखेंगे, उसमें इंडिया के लिए नेशनल एंथम सुनते हुए भी देखेंगे, और उस दिन भी एक और बार हम यहाँ पर बैठ के आपसे बातें करेंगे। तो वो दिन जल्दी आएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और थैंक यू इंडिया में नाम रोशन करने के लिए। ऐसे ही करते रहे, ऐसे ही हमें और दूसरों को भी इंस्पायर करते रहिए।